हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे। एंड बेटा इलेक्ट्रिसिटी के एक और लेक्चर्स में आप सभी का वेलकम है। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में रेजिस्टेंस के बारे में कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, है ना। इससे पहले हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वीडियोस आपके चैनल पे हैं, आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल पे है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरीके के कंटेंट जो है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। फिजिक्स के अगर आप एक बेसिक से स्टडी करना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। और आज की इस वीडियो में रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, फैक्टर्स कौन कौन से है वो डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स है ना, ये न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है, ये भी आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा। कितना लेंथी होगा वीडियो आई डोंट नो, बट हाँ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशंस टू द करंट फ्लो इन दी इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, किसी कंडक्टर्स में से करंट फ्लो होता है, वो कंडक्टर कितना अपोजिशंस क्रिएट करता है, किसके लिए? उस करंट के लिए, उस चार्ज के लिए कितना अपोजिशंस क्रिएट करता है, कितना उसको रेजिस्ट करता है, कितना रोकने की कोशिश करता है, उसका जो मेजरमेंट लिया जाता है बेटा, ये रेजिस्टेंस से लिया जाता है। देखो फिजिक्स में हर जगह हम रेजिस्टेंस की स्टडी करते हुए आ रहे हैं अब तक, बट उनको अलग अलग टर्म्स में हमने स्टडी किया। जैसे आप किसी मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करता है, तो वहां पे उस केस में उस रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस किया था परमिटिविटी के टर्म्स में, एप्सिलॉन। किसके टर्म्स में? एप्सिलॉन के टर्म्स में हमने डिस्कस किया। ठीक है, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उस केस में मीडियम में लाइट की स्पीड को रेजिस्ट करना है, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है, तो उस केस में ऑप्टिक्स के केस में उस रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस किया था म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में हमने डिस्कस किया है। ठीक, अच्छा अगर एक ब्लॉक रेस्ट में है और उस ब्लॉक पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनिशियली वो ब्लॉक जो है उस फोर्स को रेजिस्ट करता है। वो ब्लॉक ये चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, वो मूव ना करे, वो मोशन में ना आए, तो इसलिए इनिशियली क्या करता है, वो उस फोर्स को रेजिस्ट करता है। तो हमने उस केस में उस रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा है इनर्शिया के टर्म्स में। क्या पढ़ा हमने? इनर्शिया पढ़ा हमने, है ना। इसके अलावा जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर मूव करता है तो उस केस में एक रेजिस्टिव फोर्स वर्क करता है, उस रेजिस्टिव फोर्स को हमने बोल दिया दैट इज द फ्रिक्शन। तो ये सब क्या, ये बेसिकली ये सब रेजिस्टेंस ही है, बट ये अलग अलग टर्म्स में अलग अलग जगह हमने इनको अलग अलग नाम दिया है। तो सेम अगर एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर्स में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कंडक्टर है और इस कंडक्टर्स में से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उस केस में क्या करता है, ये जो कंडक्टर्स होता है, ये कंडक्टर इस करंट के पाथ पे एक अपोजिशंस क्रिएट करता है, वो करंट को रोकने की कोशिश करता है, वो चार्ज के मोशन को रेजिस्ट करता है, वो चार्ज को रोकने की कोशिश करता है। तो हमने कहा कंडक्टर के इसी नेचर को ही हमने बोल दिया कि ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो हमने कहा इसको मेजर कैसे करेंगे? तो हमने कहा इसको मेजर करने का सिंपल सा तरीका है, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। क्या पढ़ा हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? V अपॉन I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज V अपॉन I। मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम सिंपली क्या बोल देंगे? रेजिस्टेंस बोल देंगे। आप कहोगे सर मेजर कैसे करेंगे? तो हमने कहा लेट्स से आपके पास एक रेजिस्टर है, इसके साथ आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो यहाँ पे, और इसके अक्रॉस क्या कर दो, एक बैटरी लगा दो आप, है ना, और इसके अक्रॉस आप लगा दो एक वोल्ट मीटर रेजिस्टर के अक्रॉस, है ना। ये मीटर यहाँ पे क्या करेगा, ये करंट को मेजर कर देगा। यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपने पोटेंशियोमीटर सॉरी वोल्टमीटर जो यूज किया, ये वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, ये वोल्टेज को मेजर करेगा। हमने कहा इस केस में V और I जो भी वैल्यूज आएंगे उन दोनों का आप क्या निकाल दो? रेशियो निकाल दो। उन दोनों का जो भी रेशियो आएगा वो रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ में आ गया कैसे रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अच्छा मैंने कहा अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम?
यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट वोल्ट का मतलब वोल्टेज का वोल्ट, करंट का क्या होता है बेटा एम्पियर। तो हमने कहा इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट पर एम्पियर, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हमने लिख दिया ओम, और इसका इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, ओम का सिंबल यूज किया जाता है। तो हमने कहा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, हम इसको ओम में मेजर करेंगे, है ना। तो ओम के बड़े यूनिट्स भी होते हैं, किलो ओम होता है, 1 किलो ओम 10 टू द पावर 3 ओम होता है बेटा, 1 मेगा ओम भी होता है, 1 मेगा ओम 10 टू द पावर 6 ओम होता है, 1 गीगा ओम भी होता है, 1 गीगा ओम 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो ये कन्वर्जन सबको याद होना चाहिए। किलो में 10 टू द पावर 3 होता है, मेगा में 10 टू द पावर 6 होता है, और गीगा में 10 टू द पावर 9 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, हम अगर आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, फैक्टर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम अभी थोड़ा सा कॉज डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ओह बहुत सुंदर। रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है या रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, उसके कॉज, उसका कारण क्या है। तो मेरा कारण सिंपल है, कारण बहुत सिंपल है कि लेट अस सपोज, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है ना, यहाँ पे कंडक्टर है, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की ना। तो इस कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्टर्स के अंदर मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट इज व्हाट, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओह बहुत बढ़िया। हमने कहा इस कंडक्टर के अंदर और भी आयंस होते हैं। कौन से आयंस होते हैं, हमने कहा मेटल आयंस होते हैं। इसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं। ये क्या है बेटा, ये मेटल आयंस है, ये आपके मेटल आयंस। हमने कहा जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इस कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सिंपल, ये जो बैटरी है, बैटरी क्या करता है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है E, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करता है बेटा, फोर्स अप्लाई करता है। कितना, F इज इक्वल टू Q इंटू E, और इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, ये अपने मोशन को एक्सेलरेट करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ को अगर रिकॉल करें, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है भाई, एक्सेलरेशन। तो हमने कहा ये ma के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और इसी एक्सेलरेशन की वजह से वो अपनी स्पीड को क्या करेगा, बूस्ट करने की कोशिश करेगा, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। बट क्या होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को बूस्ट अप करता है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, वैसे ही क्या होता है, वैसे वो जाके आगे जाके किसी मेटल आयंस के साथ, मेटल आयन के साथ क्या करता है बेटा, कोलिजन करता है। और जैसे ही कोलिजन होता है, आफ्टर कोलिजन इनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, एक फोर्स अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पीड को बूस्ट अप किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज किया। जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुआ, जाके वो किसी मेटल आयन के साथ क्या करा, कोलिजन किया। जैसे मेटल आयन के साथ कोलिजन किया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज हो गई। फिर से बैटरी ने उसको पुश किया, फिर से बैटरी ने पुश किया, फिर से उसने अपनी स्पीड को बूस्ट किया, फिर से जाके वो मेटल आयन के साथ क्या करा, कोलिजन किया। जैसे मेटल आयन के साथ कोलिजन होगा, फिर से स्पीड क्या हो जाएगा, उसकी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने मोशन को बूस्ट अप करें, बट जो इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन के बीच में कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन के बीच में जो कोलिजन है, इन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पीड को बूस्ट अप नहीं कर पाता है। तो ये जो कोलिजन है, बेसिकली ये कोलिजन्स क्या क्रिएट करता है बेटा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस। को ऐसे सिंपल हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे आप स्कूटी लेके निकले घर से या बाइक लेके निकले घर से, और मार्केट में जैसे आप गए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा रश होने की वजह से क्या होगा कि जैसे आपको थोड़ा सा गैप मिलता है, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दें, जैसे कोई सामने आ जाता है आप अपनी स्पीड को डिक्रीज मतलब ब्रेक अप्लाई कर देते हैं।
फिर जैसे ही आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है आप अपनी स्पीड को बूस्ट अप करते हैं, फिर कोई आ जाता है सामने, कोई गाड़ी आ जाती है, तो फिर उस केस में आप अपनी स्पीड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो उस केस में जब जब आपके सामने कोई आ जा रहा है तब तक आप अपनी स्पीड को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो उसका मतलब वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है आपके मोशन में, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आप चाह तो रहे कि मैं बहुत स्पीड से निकल जाऊं उस मार्केट से, उस रश वाले इलाके से, बट क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई किसी इंस्टेंट आपके सामने आ जाता है, उसकी वजह से आप वहां से अपनी स्पीड से निकल नहीं पाते हैं। तो सेम ऐसे ही है कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को बूस्ट अप तो करना चाह रहा है, अपनी स्पीड को बूस्ट करना चाह रहा है, बट जैसे ही वो अपनी स्पीड को बूस्ट करता है वो किसी ना किसी मेटल आयन के साथ या किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। जैसे ही कोलिजन होता है, कोलिजन में वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी मेटल आयंस को ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी हो जाता है डिक्रीज। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, तो रेजिस्टेंस का कॉज है भाई क्या, इट इज द कोलिजन। किसके बीच में, collisions between electrons and electrons, collisions between metal ions and electrons। इसी collisions की वजह से resistance create होता है। तो जिस कंडक्टर्स में जितने ज्यादा collisions होंगे उतने ज्यादा उस कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जितना कम collision होगा उतना कम रेजिस्टेंस उस कंडक्टर्स का होगा। तो इसका मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं कि R is proportional to number of collision। R is proportional to number of collision। नंबर ऑफ collisions को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ collisions को डिक्रीज करेंगे आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, तो रेजिस्टेंस का कॉज है नंबर ऑफ collision। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पहले भी हमने डिस्कस किया है, V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, लेट्स से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा I इज इक्वल टू 0, तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगर V इज इक्वल टू वैल्यू 0 है तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। 1 सेकंड का मैं टाइम देता हूं आपको, 10 सेकंड का, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, देखते हो कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा कि I इज इक्वल टू 0, तो उस केस में सर R जो है ना वो इन्फिनिटी हो जाएगा। V इज इक्वल टू 0 तो आप कहोगे सर इस केस में ना रेजिस्टेंस ना 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। मैंने कहा ये दोनों आपका गलत है, R इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी गलत है, R इज इक्वल टू 0 भी गलत है। आप कहोगे सर क्यों, क्या रीजन है, मैंने कहा रीजन सिंपल है कि यहाँ पे जो R है वो ना तो V पे डिपेंड करता ना ही I पे डिपेंड करता है, ना वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना करंट्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने कहा रेजिस्टेंस इज व्हाट, बेसिकली रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंडक्टर का नेचर है, तो ये सिंपली कंडक्टर के नेचर पे ही डिपेंड करना चाहिए, ये अप्लाइड वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, बेहतरीन। तो हमने कहा किस पे डिपेंड करेगा, तो हमने कहा सिंपल, सबसे पहला ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हमने कहा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, तो हमने कहा R जो है वो सिंपली L के प्रोपोर्शनल होता है, कि लेंथ को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। हमने कहा ये दूसरा डिपेंड किस पे करता है, कि डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने कहा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। देखो ये कंडक्टर आपका, ये आपका कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है L, ठीक है। ये जो एरिया है ना बेटा, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, A है। ठीक, तो हमने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। किस पे डिपेंड करता है, 1/A। बहुत बढ़िया। हमने कहा थर्ड, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर दैट इज रेजिस्टिविटी। ये आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो और किस पे डिपेंड करता है, तो हमने कहा और डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर कितना होता है, ये कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसका फॉर्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू दैट इज आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। तो अब यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू टी। आर इज प्रोपोर्शनल टू टी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा। तो अगर हम बात करें कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, क्योंकि एल के प्रोपोर्शनल है, एल ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में अगर हम बात करें कि R इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा दैट इज रो एल बाय ए। और यहाँ पे जो रो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम सिंपली बेटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो इज व्हाट, इट इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस को स्पेसिफाई किया जाता है। किस टर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं, हम बोलते हैं कि लेट से L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में रो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में बोलेंगे कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में उस कंडक्टर का जितना भी रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को उस मटेरियल का या उस कंडक्टर का क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया रेजिस्टेंस को, ठीक, तो इसलिए हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या सिंपली टर्म्स में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, ओहो बहुत बढ़िया, तो इसका यूनिट होगा देखो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एन, तो रो ओम ए स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर बाय मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये आपका बचेगा यहां पे, तो यहां पे आपका बचेगा ये ओम मीटर, तो इसका यूनिट होता है बेटा ओम मीटर, दैट इज द रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ कंडक्टर है, ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, ये लेंथ और उसके क्या कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेजिस्टिविटी ए पे डिपेंड नहीं करेगा, एल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर ए को चेंज करते हैं या एल को चेंज करते हैं तो उस केस में रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात आपके दिमाग में गांठ बांध लो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि लेंथ को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस जो है आपका डिक्रीज क्यों होगा, क्या रीजन है। तो हमने कॉज बताया था आपको, अभी कॉज में हमने डिस्कस किया था, क्या हमने डिस्कस किया था कि भाई देखो रेजिस्टेंस का जो मेनली कॉज है वो क्या है, कोलिजन है। अगर मेनली कॉज कोलिजन है तो लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इस वायर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब ज्यादा डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करे तो उसके इसमें नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। या हम बात करें अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में टोटल उसके अंदर जो कोलिजन्स हो रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आपका बढ़ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने की वजह से अभी हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस आपका क्या जाएगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए क्योंकि लेंथ इंक्रीज करने पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाता है। या आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एंड तक जाने के लिए, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए ज्यादा कोलिजन्स करने पड़ता है। जब ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स करेगा तो उस केस में रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने कहा देखो एक सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन रोड है, अगर सिंगल लेन रोड पे अगर कोई व्हीकल्स ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में आपको पता है ट्रैफिक ज्यादा होता है। सिंगल लेन रोड पे एक साइड से गाड़ी जा रही है, एक साइड से आ रही है, तो क्योंकि वहां पे क्रॉस करने का या
एक दूसरे को ओवरटेक करने का स्पेस नहीं होता है, और स्पेस ना होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाता है उस केस में बढ़ जाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल रोड लेन पे ट्रैवल करे, एक बहुत पतली वायर पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्योंकि उसमें स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उस केस में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाता है। सेम अगर हम बात करें एक 4 लेन रोड है या 8 लेन रोड है, तो उस केस में जितनी भी ट्रैफिक हो, जितनी भी व्हीकल्स ट्रैवल करें, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम वाले स्पीड वाले व्हीकल्स को क्या करेगा, ओवरटेक कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो उस केस में क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है तो ट्रैफिक के चांसेस बहुत कम होते हैं, ट्रैफिक लगता ही नहीं है, क्योंकि एक व्हीकल्स को ट्रैवल करने के लिए स्पेस मिलता है तो वो इजीली दूसरे व्हीकल्स को क्रॉस कर लेता है। सेम एज इट इज, अगर वायर आपका थिकर है, मोटी वायर है, तो स्पेस ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जब ज्यादा स्पेस मिलता है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम एरिया को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स डिक्रीज होता है। एरिया को जब हम डिक्रीज करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होता है, तो इसलिए आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो इनके कॉज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम्स लेते हैं आपके मेंटल, आपने कितना लर्न किया उसको सीखने के लिए। तो लेट्स से हमारे पास एक क्यूब है ना, या क्यूबॉइड है, मान लेते हैं। ठीक, इसकी लेंथ है L, इसका ब्रेथ है B और हाइट है इसका H। ठीक, ये मेटल ब्लॉक है और इसका टेम्परेचर हमने कर दिया फिक्स, मतलब कांस्टेंट है। हमने बोल दिया इसका जो टेम्परेचर ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई वेरिएशंस नहीं है। तो मैं पूछूं क्या इसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा, क्या रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, आंसर देना कमेंट सेक्शन में यस है। अगर आपका आंसर यस है तो लिखना रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आंसर लिखना रेजिस्टेंस विल नॉट कांस्टेंट। ठीक, तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करें, मेटल ब्लॉक है और इस मेटल ब्लॉक का रेजिस्टेंस का कांस्टेंट है, क्योंकि इसका डायमेंशन फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। क्या अब इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, क्या इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा या वेरिएशंस आएगा? ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है कि इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो हमने कहा इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करेगा बेसिकली डायरेक्शंस ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट पे। तो हमने कहा अरे भाई रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शंस पे भी डिपेंड करता है। मैंने कहा बिल्कुल हाँ, करंट के डायरेक्शंस पे भी डिपेंड करता है, बट वो क्यूबॉइड के केस में होगा। ठीक है ना, देखिए लेट्स से अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो इस डायरेक्शन के क्रॉस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो करंट इतना लेंथ ट्रैवल करेगा, चार्ज इतना लेंथ ट्रैवल करेगा, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो हमने कहा इसका रेजिस्टेंस रो L बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बेटा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है B इंटू H। इसको ले लेते हैं R1। क्या लेते हैं? R1। हमने कहा लेट्स से अगर करंट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने कहा अगर करंट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा तो ये H डिस्टेंस ट्रैवल करेगा चार्ज, तो उस केस में लेंथ क्या हो जाएगा कंडक्टर का? H हो जाएगा। हमने कहा इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, दैट इज रो H बाय इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा, ये वाला, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L इंटू बी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत गजब, लाजवाब, बेहतरीन। हमने कहा करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो इसका रेजिस्टेंस होगा R3, दैट इज, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो होगा तो लेंथ ट्रैवल करेगा B, तो उस केस में जाएगा रो B बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हो जाएगा बेटा, दैट इज L इंटू H। क्या हो जाएगा? L इंटू H हो जाएगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं R1, R2 एंड R3 ये इक्वल नहीं है, तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2 और R2 इज नॉट इक्वल टू R3। तो इसका मतलब इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस चेंज होगा जब हम करंट के डायरेक्शंस को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो करंट के डायरेक्शंस पे भी आपका रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब।
चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, तो जल्दी से एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहां पे, पहला क्वेश्चन है इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मीन दैट इज प्रोटॉन्स drifting across a cross section per unit second is 1 into 10 to the power 18, while the number of electrons drifting in the opposite direction across the another cross section is 2.7 into 10 to the power 18. means number of proton आपके पास दे रखा है कितना, 1 into 10 to the power 18, number of electron कितना दे रखा है, 2.7 into 10 to the power 18 per second दे रखा है। if the supply voltage is 230 वोल्ट, V is equal to कितना बेटा 230, what is the effective resistance of the ट्यूब का effective resistance क्या होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे R is equal to फाइंड करना है। R फाइंड करने के लिए सिंपल से कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं, देखो प्रोटॉन लेट से अगर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक, तो इसका करंट इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट ड्रिफ्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो इसका भी करंट इसी डायरेक्शन में बनेगा। ये करंट कितना बनेगा, Np इंटू ई, Q इंटू ई होता है, सॉरी Q बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू हमने बताया था N इंटू ई, ठीक है ना, अपॉन टी हो जाएगा। इसका करंट कितना बनेगा, इलेक्ट्रॉन का करंट बनेगा Ne इंटू ई डिवाइड बाय टी। तो सिंपल ये हुआ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दोनों करंट को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सबसे पहले वो फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। तो करंट I इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E डिवाइडेड बाय T। T कितना दे रखा है, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड दे रखा है, क्योंकि पर सेकेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो T का वैल्यू कितना ले लेंगे बेटा, 1 ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Np हो गया आपका 1 इंटू 10 टू द पावर 18 प्लस 2.7 इंटू 10 टू द पावर 18, और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 1। ठीक, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये जाए 3.7 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना, 16 7 जा 112, 12 का 2 कैरी 11, 16 3 जा 38, 38 प्लस 11 39, सॉरी 48, 48 प्लस 11 49, 59, 1 2 प्लेस बाय डेसिमल हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1 बचेगा, 18 माइनस का 19, तो पावर कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो ये आपका 0.592 एम्पियर। तो हमने कहा इसको अप्रॉक्स आप ले लो 0.6 एम्पियर, अप्रॉक्स में ले लो 0.6। तो इस केस में इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो हमने कहा इसका रेजिस्टेंस होगा R, दैट इज V अपॉन I। तो V तो है 230, I आपका है 0.6, हमने कहा पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 6 इसको डिवाइड कर दो, 6 इसको डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18, बचा कितना आपका 18 5 50, 6 8 जा 48, बचा 2 20, 6 6 जा सॉरी 6 3 जा 18, बचा कितना 2 20। तो इसी तरीके से बनता चला जाएगा 3 3। तो R इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा कितना 383.33 ओम। ये इसका रेजिस्टेंस है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट इसमें बस इतना ही था कि प्रोटॉन की वजह से अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का करंट इसी डायरेक्शन में होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके उसको 2e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज को t से डिवाइड कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा हमारा। और फिर देन करंट निकालने के बाद हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I यूज कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम एज शोन इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। ये फिगर आपका दे रखा है, इस फिगर में आपको करंट का वैल्यू फाइंड करना है, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक, तो सिंपल से कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। करंट I इज इक्वल टू टोटल
ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। देखो टोटल ईएमएफ कितना है सर्किट का, या टोटल वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं, है ना। सर्किट का टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इस वाले सेल में और इस वाले सेल में करंट का वैल्यू सेम है। हमने कहा हाँ बिल्कुल करंट का वैल्यू सेम है, तो करंट का वैल्यू सेम है तो दोनों सेल सीरीज में है, दोनों सेल सीरीज में है। तो इस सेल का पॉजिटिव इस सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड होता है सीरीज में, तो हम बोलते हैं सेल अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है। और जब सेल अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट होता है बेटा, उस केस में ईएमएफ को हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो 200 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो टोटल ईएमएफ आपका आ जाएगा 200 माइनस 10 दैट इज 190। कितना जाएगा, 190 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 38 ओम। तो हमने कहा इस पर टोटल करंट कितना जाएगा, आई दैट इज 190 बाय 38, 198 से 30 को डिवाइड करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग हॉलो ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे एक हॉलो ट्यूब है, 5 मीटर लॉन्ग उसका लेंथ है, ठीक, इज 10 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज 5 mm। वॉल की जो थिकनेस है वो 5 mm है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बी 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, देन डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए यूज करेंगे। रो दे रखा है, एल दे रखा है, गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, एल गिवन है दैट इज 5 मीटर, रो गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना। हमने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वर्ड देखना बेटा, हॉलो ट्यूब है, ये क्या है, हॉलो ट्यूब है। तो हमने कहा अगर ये हॉलो ट्यूब है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब उसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। उसने कहा इस ट्यूब का जो बॉल है इसकी थिकनेस है कितना, 5 mm। कितना है, 5 mm। तो हमने कहा अगर 5 mm इसकी थिकनेस है तो 0.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कह रहे इसका जो डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो एक्सटर्नल डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, तो एक्सटर्नल दैट इज 5 सेंटीमीटर, इंटरनल दैट इज व्हाट, इट इज 5 माइनस 0.5 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। हमने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये हमारा हॉलो ट्यूब है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखिएगा पाई आर एफ का स्क्वायर माइनस पाई आर आई का स्क्वायर। एक्सटर्नल में से इंटरनल एरिया को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले एरिया से ही आपका करंट पास हो रहा है, क्योंकि अंदर से ये खोखला है तो अंदर से करंट पास नहीं होगा। तो यहां से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई 3.14 आर एफ दैट इज 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा, यहाँ से आपका ए का वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ए का वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर वाले इक्वेशन में, तो आर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रो एल बाई ए। रो है आपका 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, लेंथ है 5, और यहाँ पे ए का वैल्यू रख के यहाँ से आप रेजिस्टेंस आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बाकी ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।